गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। हम जोधपुर संभाग की मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं आपसे कुछ आवश्यक बात कर लूं कि आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आपने खूब सारा मेरे ऊपर प्यार उड़ेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा जो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और फिर जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देगा, हमारी नियमित कक्षाएं दीपावली के बाद में आपको विथ शेड्यूल मैं आपको दूंगा कि ज्योग्राफी की कितनी आपकी क्लास कितने घंटे की आएगी, हिस्ट्री की कितने घंटे की आएगी और कल्चर की कितने घंटे की आएगी। और मैं डेली करंट जीके का हमारे आरएस खूब बार दिए हैं, हमारे दोस्त है, उन दोस्तों के द्वारा सुदस राजस्थान पर आधारित करंट जीके का कलेक्शन वो मुझे अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तो मैं आपको करंट जीके की डेली क्लास दूंगा और वो आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की आपको डेली क्लास कहाँ क्या हो रहा है उसकी पूरी आपकी दूंगा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने के लिए और आंसर देने के लिए। मैं उसको शानदार तहे दिल से धन्यवाद देते हुए उस बंदे का नाम लूंगा जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा और जो कमेंट करेगा उसके लिए मैं यहां आपको पब्लिक रूप से आपका नाम है वो उजागर करूंगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण दो रियासतों के झगड़े के पानी को निपटाने के लिए किया गया। एक नदी के पानी को लेकर के दो रियासतें आपस में झगड़ गई और उनका 55 और 45 का अनुपात में पानी बांटा गया। तब एक रियासत के पास में पानी एकत्रित रखने के लिए, उस रियासत की प्यास बुझाने के लिए उनके पास में कोई ऐसा तालाब या ऐसी झील नहीं थी और उस नदी का बंटवारा हो गया था। तो वहां के राजा बड़े जनहितैषी थे, उन्होंने तुरंत हाथों हाथ झील निर्माण का आदेश दिया और झील बनकर के तैयार हो गई और उस नदी का पानी दो रियासतों के मध्य बांटा गया। वो कौन सी झील है, उस झील का आपको नाम बताना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उस झील का आपको आंसर देना है। अब आइए हम पढ़ते हैं और दीपावली के बाद में आपको एकदम निश्चित शेड्यूल मिलेगा। आपको दीपावली के बाद में लाइव आने की भी कोशिश करेंगे कि को करंट जीके के क्लास है वो लाइव लेकर के आए और बस आप सब्सक्राइब और शेयर लाइक करते रहिए। थोड़े दिन बाद में आपको मैं डिजिटल क्लास के माध्यम से भी कोशिश करूंगा कि हम डिजिटल क्लास लाएं और आपको नियमित रूप से क्लास दें। तो हम जोधपुर जिले की नक्की झील पढ़ चुके थे और गुलाब सागर जलाशय अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम जोधपुर जिले की कुछ झीलों के लिए और आते हैं। ये हमारा जोधपुर संभाग की पढ़ रहे थे। जोधपुर संभाग के अंदर हम जोधपुर जिले की पढ़ रहे थे और जोधपुर जिले में एक झील है कायलाना झील। कायलाना झील, कायलाना झील, कायलाना झील पेयजल आपूर्ति के लिए जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है। पेयजल आपूर्ति के लिए क्यों? क्योंकि यहां से हमारी जो इंदिरा गांधी नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर में कई लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें और उनकी जो शाखाएं पश्चिम की तरफ है। एक हमारी लिफ्ट नहरें इस प्रकार ये अंतिम रूप से जो दी गई है, ये जो लिफ्ट नहरें हैं, इस लिफ्ट नहर को पहले कहते थे हाथी लिफ्ट नहर। इस लिफ्ट नहर का हाथी नहर नाम था हाथी नहर। इन झीलों को आपस में मिलाया गया था। इस हाथी नहर को बढ़ा करके एक नई लिफ्ट नहर का निर्माण कर दिया गया। इसका नाम बाद में दिया गया राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से जोधपुर इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति कायलाना झील में होती है। देखो, कायलाना झील में जब इसकी जलापूर्ति होती है तो वहां पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है और ये झील का पानी, इसमें नहर का पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी है, वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से आती रहती है। पहले हाथी नहर के माध्यम से गुलाब सागर जलाशय, उमेश सागर जलाशय ये आपस में जुड़े हुए थे और उमेश सागर जलाशय से पानी है वो कायलाना झील में आता था। अब वर्तमान में कालांतर में, क्योंकि ये सर प्रताप ने बनाई थी और सर प्रताप ने लगभग 1872 में बनाई थी। 1872 में सर प्रताप, वही व्यक्ति है सर प्रताप जो जोधपुर के जसवंत सिंह द्वितीय हुए हैं महाराजा। जसवंत सिंह के भाई थे, ये तख्त सिंह की संतान थे। 1872 में इन्होंने कायलाना झील का निर्माण उस जगह किया जहां तख्त सिंह और भीम सिंह के महल थे और बाग थे। उनको मिटा करके, उन खंडरों को साफ करके
उसकी जगह कायलाना झील का निर्माण किया गया और जोधपुर शहर की जलापूर्ति के लिए किया गया सर प्रताप। सर प्रताप वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे विक्टोरिया महारानी इंग्लैंड की थी, वो भी उन्हें खूब चाहती थी और वो भी उन्होंने खूब बार उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। सर प्रताप अपने टैलेंट के कारण खुद अनपढ़ होते हुए इन्होंने जो जोधपुर का वर्तमान का काया पलट है वो सर प्रताप ने किया था। ये अग्रगामी और दूरदर्शी व्यक्ति थे सर प्रताप। अहमदनगर के राजा भी रहे ये और जयपुर राजा के माध्यम से इन्होंने अपना प्रशासन का कार्य सीखा था और जसवंत सिंह जी ने बुला करके उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था और ये 4 राजाओं के प्रधानमंत्री रहे थे 4 दशक तक इन्होंने प्रधानमंत्री का काल संभाला। सर प्रताप के काल में ही मार्च 1883 में जो उदयपुर के अंदर है पिसोला झील में बैठ करके, पिसोला झील में बैठ करके सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश वो भारत की विभूति लिख रहा था जिसे हम इतिहास में दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्हीं के प्रयासों से आर्य समाज की स्थापना जोधपुर में भी हुई। तो सर प्रताप ने दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने कायलाना झील का निर्माण किया, सर प्रताप ने, उन सर प्रताप की बात बता रहा हूं कि दयानंद सरस्वती को इन्होंने जोधपुर आमंत्रित किया और ये जोधपुर आए तो कहते हैं कि जसवंत सिंह जी है वो एक नन्ही जान नामक वेश्या के जो है कारनामों में डूबे हुए थे और जब पाल की जाति मेल से बाहर और मेल से अंदर, तब वो पालकी को खंडा देते थे। वो इतने दीवाने हो चुके थे और अपना राजकाट भूल चुके थे। तो दयानंद सरस्वती जब इनके दरबार में थे तो इन्होंने, इनकी नजर उन नन्ही जान पे पड़ी और नन्ही जान को देख करके इन्होंने वेश्यागमन के जो दुष्प्रभाव होते हैं और व्यक्ति कितना बर्बाद हो जाता है और अपनी जिंदगी कैसे तबाह कर लेता है, उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का प्रभाव इतना था कि सर प्रताप ने उसके बाद में कहते हैं कि अपने जीवन को पूरा ही बदल डाला और जसवंत सिंह जी ने खुद भी नन्ही जान से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर ली और नन्ही जान से दूरियां बना दी, लेकिन नन्ही जान है जो भक्तन थी वो नाराज हो गई और जब नाराज हो गई तो दूध के अंदर किसी रसोइये के साथ में मिल करके उन्होंने कांच पिला दिया दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती की दीपावली के दिन 1883 में वो बिल्कुल एकदम बीमार हो गए और उन्हें अजमेर ले जाया गया और अजमेर के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। दयानंद सरस्वती की समाधि है वो अजमेर में। तो इस प्रकार वही सर प्रताप थे जो हमेशा साहित्य, संगम और विभिन्न जातियों के लिए इन्होंने जो काम किया। सर प्रताप ने जो कायलाना झील का निर्माण किया, पानी की व्यवस्था की, जलापूर्ति की व्यवस्था की, उसके अलावा चौपासनी जो जोधपुर का किसी समय माना जाना इंस्टीट्यूट था और अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल का निर्माण, अलग अलग विद्यालयों का निर्माण, ये सर प्रताप की देन है। तो वो महान विभूति थे सर प्रताप, जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1872 में इन्होंने निर्माण करवाया कायलाना झील का और कायलाना झील से जलापूर्ति की जाती है जोधपुर शहर को। और इसमें जो जलापूर्ति है वो इंदिरा गांधी नहर में राजीव गांधी लिफ्ट नहर से आती है। तो इस प्रकार कायलाना झील के पास में पहाड़ी है, उन पहाड़ियों के पास में हमारा राजस्थान का एकमात्र वनस्पति उद्यान जो माच्या सफारी बायोलॉजिकल पार्क है, माच्या सफारी पार्क स्थित है। ये माच्या सफारी पार्क वो है, यदि हमारी थार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों की जानकारी चाहिए और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखने हो, या वहां की जो भी वन्य जीव है उनको आपको देखने की इच्छा हो, तो उनको पालन पोषण के लिए माच्या सफारी पार्क की स्थापना की गई है। कायलाना झील के आसपास के कायलाना क्षेत्र में स्थापित की गई है। सर प्रताप और जसवंत सिंह की जो हमें कहानी है वो मुरारी दान द्वारा लिखित जो साहित्य है यशवंत यशोभूषण के माध्यम से हमें मिलती है। सर प्रताप ने कायलाना झील के निर्माण कराने के अलावा कहते हैं कि नगर पालिका की स्थापना की, बाल विवाह पर 1885 में रोक लगाई, जोधपुर की प्रथम नगर पालिका 1884 में स्थापित की थी, ये सर प्रताप की देन थी। इस प्रकार सर प्रताप के द्वारा स्थापित कायलाना झील है जो वो
तख्त सिंह और भीम सिंह के महलों को नष्ट करके की गई। उसके चारों ओर कायलाना पहाड़ियों में माचिया सफारी पार्क स्थित है और ये जलापूर्ति के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि ये जोधपुर शहर की जीवन रेखा कहलाती है। जोधपुर शहर का जो है वो जीवनदायिनी रेखा कहलाती है। इस कायलाना झील के पास में एक झील है, उमेद सागर झील। उमेद सागर झील, उमेद सागर झील का निर्माण है 1930 से 33 के मध्य महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था उमेद सागर झील। और इस उमेद सागर झील का जल कभी कायलाना झील के लिए जलापूर्ति करता था। उमेद सिंह जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने उमेद भवन का निर्माण करवाया, जो एक अकाल रात कार्य के तहत करवाया गया। उमेद सिंह ने भी, महाराजा उमेद सिंह ने भी उमेद भवन का निर्माण कराने के अलावा जो उमेद सागर झील का निर्माण भी उन्होंने एक अकाल रात कार्य के तहत लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए, उन्हें नौकरी देने के लिए, अपने जीवन पालन के लिए, वो रोजी रोटी कैसे कमाएं, इसलिए रोजी रोटी का साधन इन्होंने उपलब्ध करवाया था। इसके बाद में जोधपुर के अलावा हम चलते हैं, यात्रा करते हैं। अगली हमारी जो है वो जैसलमेर की। राजस्थान के दूर दराज थार में स्थित, थार का बगीचा कहा जाने वाला हमारा जैसलमेर सोनार किले के कारण सोनार कहलाता है। और वहां की धरती दिन अस्त और उदय होते समय सोने जैसी दिखती है, और जब किले पर नजर पड़ती है तो वो सोने जैसा दिखता है। इसलिए त्रिकुटाकार पहाड़ी पर बना सोनारगढ़ किला, उसकी यात्रा करते हैं अपन। जैसलमेर में झील है, वो एक झील है गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील ये महत्वपूर्ण झील है। गढ़सीसर झील के बाद में एक झील है अमर सागर झील। अमर सागर झील, अमर सागर झील एक झील है जिसे हम नदियों में पढ़ चुके हैं, और नदियों में पढ़े हैं, वो है बुझ झील। बुझ झील, देखो पहली झील है बुझ झील। बुझ झील का मैंने ये बताया कि जैसलमेर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। कोटरी गांव से निकल करके एक नदी बहती है जिसका नाम है काकनी। काकनी नदी, जिसे काकने नदी कहते हैं और इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये मसूरदी नदी कोटरी गांव से निकल करके उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर बहती है। 16 किलोमीटर जब ये बहती है तो ये जैसलमेर की प्राचीन राजधानी, भाटियों की प्राचीन राजधानी लोधरवा से होकर के गुजरती है। लोधरवा जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। आगे ये जब काकनी नदी अपना पानी, अपना जल अंतिम रूप से किसी गड्ढे में छोड़ती है, उसे बुझ झील कहते हैं। मीठा खाड़ी का निर्माण करते हुए ये बुझ झील का निर्माण करती है। इस प्रकार बुझ झील में कभी कभी काकनी नदी का पानी पहुंच पाता है, काकने नदी का, मसूरदी नदी का बुझ झील में पहुंच पाता है। काकनी, काक नदी, मेंदर और मूमल की कहानी के माध्यम से मैंने आपको नदी पढ़ाई थी, इसी के माध्यम से बुझ झील का निर्माण होता है। अगली नेक्स्ट झील हम पढ़ते हैं अमर सागर। ये अमर सागर, जैसे जैसलमेर ये शहर है, जैसलमेर शहर से थोड़ी सी दूर स्थित है अमर सागर। अमर सागर झील का निर्माण है वो महाराजा अमर सिंह ने करवाया था, और महाराजा जो अमर सिंह है, इन्होंने इसका निर्माण 1688 में करवाया था। अमर सागर झील का निर्माण 1688 में करवाया था। महाराजा अमर सिंह महारावल थे। जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता है, जैसे अपने प्रतापगढ़ के महारावत कहा जाता है, महारावत कहा जाता है। ऐसे ही हमारे उदयपुर के महाराजा को महाराणा कहा जाता है, महाराणा कहा जाता है। ऐसे ही जोधपुर के महाराजा कहा जाता है, महाराजा कहे जाते हैं। इसी प्रकार अपने हाड़ौती और कोटा बूंदी के क्षेत्र के जो हाड़ा चौहान थे, उनको राव कहा जाता है, जैसे राव दुर्जन हाड़ा, सुरजन हाड़ा, इस प्रकार के जो राव है उनके नाम लिया जाता है। तो जैसलमेर के महाराजा अपने नाम के आगे जो पदवी थी वो महारावल की लगाते थे। तो महारावल अमर सिंह ने 1688 में अमर सागर झील का निर्माण करवाया, और ये जैसलमेर शहर को जलापूर्ति करती थी। महत्वपूर्ण जलापूर्ति तो गढ़सीसर झील करती है, लेकिन अमर सागर झील भी जलापूर्ति करती थी। अमर सागर झील की एक विशेषता है, वो है कि राजस्थान की प्रथम पवन
परियोजना जिसे अमर सागर परियोजना कहते हैं। राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना जिसका निर्माण 10 अप्रैल 1999 को 99 को स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना जिसका निर्माण 10 अप्रैल 1999 को स्थापित की गई और यह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम करता। यह राजस्थान का सरकारी क्षेत्र का, राजस्थान के अंदर प्रथम पवन परियोजना स्थापित की गई। तो इस प्रकार राजस्थान की प्रथम परियोजना अमर सागर परियोजना है, जो अमर सागर झील के किनारे 10 अप्रैल 1999 को स्थापित की गई। राजस्थान की दूसरी पवन परियोजना जो सरकारी क्षेत्र में, वो हमारे प्रतापगढ़ में, देवगढ़ में लगी थी, देवगढ़ में, और ये लगी थी 2001 में। इस प्रकार राजस्थान की दूसरी पवन परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ 2001 में स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना अमर सागर में 10 अप्रैल 1999 को स्थापित की गई। राजस्थान की तीसरी पवन परियोजना जोधपुर के अंदर बीठड़ी नामक गांव पर स्थापित की गई। बीठड़ी गांव में स्थापित की गई और वो जोधपुर जिले में थी। तो देखो, पवन परियोजना की जब बात आ गई, अमर सागर के माध्यम से हमने ये जाना कि राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना कहां थी। राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना अमर सागर झील के किनारे स्थापित की गई। राजस्थान विद्युत निगम ने स्थापित की, सरकारी क्षेत्र की है और 1999 में की। राजस्थान की दूसरी पवन परियोजना देवगढ़ 2001 और ये प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान की तीसरी पवन परियोजना बीठड़ी गांव जोधपुर में स्थापित की गई। अब देखो, निजी क्षेत्र की जो, ये तो है सरकारी क्षेत्र की, लेकिन जब निजी क्षेत्र की बात आ जाएगी तब जो जैसलमेर के पास में, जो जैसलमेर के राजाओं के लिए जो समाधियां स्थापित की गई थी, उसे, उन समाधि स्थल को बड़ा बाग कहते हैं। तो पहली निजी क्षेत्र की बड़ा बाग में स्थापित की गई। बड़ा बाग में राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर में स्थापित की गई। राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन परियोजना। राजस्थान की दूसरी निजी क्षेत्र की पवन परियोजना हर्ष सिक्कर पे, सिक्कर का जो सिक्कर जिला है उसमें एक हर्ष माता का मंदिर है, उस हर्ष पर्वत पर स्थापित की गई। तो राजस्थान की दूसरी निजी क्षेत्र की हर्ष पर्वत सिक्कर, राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की बड़ा बाग जैसलमेर। और ये बात अपन थोड़ा टॉपिक से हटके इसलिए बताते हैं कि अमर सागर जब भी नाम आएगा तो अमर सागर जलाशय, उसके किनारे पवन परियोजना की बात जरूर आएगी और आधी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन आगे आते हैं हमारे महत्वपूर्ण जो झील है जैसलमेर की, जो जैसलमेर के किले का, सोनारगढ़ के किले के पांव पखारती है, पांव निक्षालन करती है, पांव को धोती है। जैसलमेर के किले सोनारगढ़ की शोभा बढ़ाती है। उसके किनारे जैसलमेर का लोक कला संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया है। वो झील है महाराजा गढ़सी सिंह द्वारा, महारावल गढ़सी सिंह द्वारा बनाई गई गढ़सीसर जलाशय। यह जैसलमेर शहर है। जैसलमेर शहर के इस प्रकार उत्तर पश्चिम में एकदम जैसलमेर शहर से लगी हुई, यानी जैसलमेर शहर के पूर्वी द्वार पर, जैसलमेर का जो शहर है पूर्वी द्वार पर है, पूर्वी द्वार पर। तो इस प्रकार जब भी इस झील के ऊपर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अद्भुत दृश्य होता है, देखने लायक होता है। आप भी कभी जैसलमेर जाओ तो, हमारे तो ये झीलें देखी हुई है, आप भी जाओ तो इन झीलों का आनंद लेना कि पूर्वी द्वार की तरफ है और झील है जिसे गढ़सीसर, जिसे गढ़सीसर, जिसे गड्डीसर आदि नामों से पुकारा जाता है। और इसका निर्माण महारावल गढ़सी सिंह ने करवाया था। महारावल गढ़सी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जैसलमेर की जलापूर्ति की दृष्टि से प्राचीन समय में जीवन रेखा कहलाती है, जीवन दायिनी कहलाती है। इस झील के जो इसका द्वार है, उत्तर पूर्व का जो द्वार है, इसका द्वार एक टीलो नामक वेश्या ने इस झील के द्वार का निर्माण कराया था, इसलिए इसे टीलों का द्वार कहते हैं। इस झील के द्वार का निर्माण
टीलो नामक वेश्या ने करवाया था, इसलिए इसका टीलों का द्वार कहा जाता है। और ये जैसलमेर के किले से छटी हुई है। इसमें बोटिंग की भी व्यवस्था है और जब भी जलापूर्ति होती है तब इसके अंदर पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो जैसलमेर शहर को जलापूर्ति की जाती है और ये महत्वपूर्ण जलापूर्ति का साधन था 1965 तक। उसके बाद में धीरे धीरे है वो इंदिरा गांधी नहर से भी जलापूर्ति की जाने लगी। इसके पास में शिवजी का मंदिर है, जैसे गज मंदिर या गज रूपदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। जैसलमेर का लोक संस्कृति संग्रहालय, जैसलमेर का लोक संस्कृति संग्रहालय इसी के किनारे है, गढ़शीसक के किनारे लोक संस्कृति किनारे। इसके किनारे गजरूपदेश्वर या गज मंदिर जो शिवजी का मंदिर स्थित है। इस प्रकार शिवजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नाविक की व्यवस्था है, बोटिंग की भी व्यवस्था है और ये जलापूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार यहाँ जलापूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार राजस्थान की जैसलमेर की झीलें हैं। जोधपुर संभाग के अंदर जब झीलों के बारे में पूछा जाता है तब एक झील आती है पाली के अंदर। इस प्रकार यहां पाली स्थित है। पाली में एक झील है चोपड़ा झील। चोपड़ा झील का भी पूछा जाता है। इस झील का कोई इतिहास इतना बड़ा नहीं है, केवल इतना पूछा जाता है कि चोपड़ा झील कहां है, तब हमारा सही ऑप्शन होगा पाली। मैंने नदियां पढ़ाई थी, नदियों के अंदर मैंने कांतली नदी पढ़ाई थी और कांतली नदी में मैंने केवल भूगोल की दृष्टि से कांतली नदी को पढ़ाया था। और भूगोल की दृष्टि से जब कांतली नदी को पढ़ाया तो उसमें गणेश्वर सभ्यता का उल्लेख किया था। गणेश्वर सभ्यता पे फर्स्ट ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि हमारे जो नदियों द्वारा पढ़ाए गए यदि कोई स्थल है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप मैं संपूर्ण दृष्टि से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा हम कंटेंट दें और आप तक पहुंचाएं। जय हिंद।